प्यारी मोहम्मद इमरान फैकल्टी ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। हम लोग बिहार बोर्ड का सीरीज लेकर चल रहे थे। आज बिहार बोर्ड कहकशां जो बुक है कहकशे बुक का क्लास 11 का चैप्टर 2 पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरी ब्रीफली तरीके से कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 जैसे ही खोलते हैं तो हमें खत के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है कि खत किसे कहते हैं। कहता है कि खत खैरियत की तरसील और तबादला ख्यालात का बुनियादी जरिया है। इसका बुनियाद ये है कि इसकी खैरियत को एक दूसरे के साथ पूछा जाए। ये उसे लिखा जाता है जो हाजिर नहीं होता। याद रखिएगा, इंसान अपनी किसी ज़रूरत से, चाहे वह ज़ाती हो या कौमी, खत लिखता है। ये बात यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इंसान ने जब से लिखना और पढ़ना का सिलसिला कायम किया, याद रखिएगा, इंसान ने जब पढ़ना लिखने का सिलसिला कायम किया, उसी ज़माने से दुनिया में खत आने जाने का रिवाज हो गया। जैसे जैसे इंसानी आबादी इजाफा हुआ और तरक्की, खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ के सबब लोगों एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। शायद उसी दिनों कबीले के अहवाल जानने और कबीले के अहवाल कहते लोगों के हाल जानने और बताने के लिए खत का पहल इस्तेमाल हुआ। उसी वक्त सबसे पहले खत का इस्तेमाल हुआ। ये याद रखिए, खत का पहला इस्तेमाल कब हुआ? अहद जदीद में बहुत पहले, बिलखुसूस मगरबी तालीम अंग्रेजी मगरबी तालीम के फ़रोग़ देने में मकतूब नवेसी का बाज़ाब्ता सिलसिला उस वजह से कायम हुआ क्योंकि उस खतूत के लाने और ले जाने को इदारा जाती एहतमाम, यानी कि उस वक़्त तालीम के फ़रोग़ के ज़माने में, जिस वक़्त पढ़ाई लिखाई आम हो रहा था, लोग पढ़ लिख रहे थे, उस वक़्त खतों को एक जगह, मकतूब नवेसी का बाज़ाब्ता सिलसिला, उस वक़्त खतों को एक जगह लाया जाए, रखा जाए। खत एक जगह लोग के रखेंगे, वहाँ पे बाज़ाब्ता एक जगह बनाया गया जहाँ पे लोग खत को रखते थे। और उसी वक़्त खतूत के ले जाने और ले आने का इदारा एहतमाम, उसी वक़्त वहीं से लोग ले जाने लगे, खत को ले आने लगे। हिंदुस्तान में भी 16वीं सदी के आगाज में शेर शाह सूरी ने मुहक्कमा डाक जैसी इब्तदा तंजीम कामयाबी के साथ कायम किया था। मुगल हुकूमत के ज़माने में फ़ारसी में मकतूब नवेसी का रिवाज था। उलमाए किराम, बादशाह, उमूर और रोशाइया और अदबा व शोरा के जो खतूत आज महफूज हैं, वह सब के सब फ़ारसी में हैं। यहाँ तक कि उर्दू के शायरा भी ये शमूल मकतूब नवेसी तमाम नसर काम फ़ारसी में ही करते हुए दिखाई देते थे। जिस वक़्त क्या कह सकते हैं, मुगल का ज़माना था, उस वक़्त लोग फ़ारसी में खतों को ले आना करते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। कई बातें इसमें मैंने जो अंडरलाइन कर दिया वो आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं। उर्दू में अहम शोरा व अदबा की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत की तारीखी मुरतब किए तो ये मालूम हुआ कि 1846 के बाद ही गालिब ने उर्दू में अपने अहबाब को खत लिखना शुरू किया। उसी ज़माने में गुलाम गौस भी बेखबर भी और उर्दू मकतूब नवेसी की तरफ आए। गालिब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी 2 दोहें में तकरीबन 900 खतूत अपने अजीज़ों, दोस्तों और शागिर्दों के नाम रवाना किया। उनके खतूत के 2 मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाया हो चुके थे। गालिब के बाद सर सैयद हाली सिबली, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल, मेहदी आफंदी, अब्दुल मुजादर दरियाबादी, प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़, सफ़िया अख्तर वगैरह के खतूत किताबी शक्ल में शाये हुए। यह मकतूबात इत्तलाआत का बड़ा अख्ज़िया है और उनसे ज़िंदगी की सैकड़ों पोशीदा पहलू आईना हो जाती है। ये खत ऐसी चीज़ें हैं जिससे ज़िंदगी के कई सारे पहलू जो छुपे हुए थे वो आज खुलते हुए नजर आते हैं। खत ज़ाती नवीयत की चीज़ है, यानी खत किसी ज़ात के लिए, किसी एक इंसान के लिए है।
मकतूब निगारी को ये मालूम होता है, खत लिखने वालों को ये मालूम होता है कि जिसे खत लिख रहा है वही उसे देखेगा। यही वजह है कि अक्सर व बेशतर मकतूब निगार अपने दिल की वह बातें भी लिख दिए जाते हैं जिन्हें दूसरे मौके पर उसे पेश करने में दुश्वारी हो। खत में वो बातें भी लिख दी जाती हैं, दिलों की बातें लिख दी जाती हैं, और वो दिलों की बातें जो लोगों के सामने नहीं किया जा सकता मगर खत में लिख दिया जा सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो जो खत पढ़ेगा वो पढ़ने वाला जिसको भेजा जा रहा वही पढ़ेगा, दूसरा नहीं पढ़ेगा। जज्बात की जिस रौ में मकतूब नवेसी ने खत लिखा और उसे रवाना कर दिया, वह खत छोटा हुआ तीर होता है। जिस लय में आपने खत को लिखा वो उसी लय में वो खत पढ़ने वाला पढ़ेगा, और खत एक बार आप छोड़ दिए तो वह ऐसा है जैसे कि तीर एक बार निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। मकतूब नगार जिस जमाने या जिस मकाम से खत लिखते हैं वह अपने हालात बयान करते हुए बे इरादा अपने जमाने और दूसरे के अहवाल भी मुतवज्जे तौर पर रकम कर देते हैं। यानी कि जो लोग खत लिखा करते हैं वो लोग अपने आसपास की ख्यालात को, आसपास के हो रहे कामों को, अपने आसपास के ज़माने को या अपने आसपास के बारे में हालात को लिख दिया करते हैं। इसीलिए किसी भी अहम शख्सियात को पूरे तौर पर समझने के लिए खतूत नहायत ज़रूरी और संजीदा जरिया साबित होता है। किसी को समझना है तो आप उसके खत को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा वो इंसान कैसा था। गालिब के खतूत उर्दू की अदबी तारीखी का सबसे कीमती सरमाया। अगर उर्दू अदब की सबसे कीमती कोई सरमाया है तो वो गालिब की खतूत है, जहाँ सच्चाई और बरमिला इजहार बयान ने अपनी मेराज हासिल की। यानी कि उन्होंने जिस तरीके की शायरियाँ लिखी वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई। उसके बाद हमें असदुल्लाह खां गालिब का शायरी पढ़ने के लिए मिलता है, असदुल्लाह खां के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है जो कि गालिब है। ठीक, मिर्जा गालिब जिनका पूरा नाम असदुल्लाह बेग खां था, 27 दिसंबर 1957 को अपनी नानहाल आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग और वालिदा इज्जतुन निसा बेगम था। गालिब के नाना ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन खां सरकार मेरठ के एक फौजी अफसर आगरा के अमायद में से थे। गालिब अभी बच्चे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद उनके चचा नसरुल्लाह बेग खां ने उन्होंने अपनी सरपरस्ती में ले लिया, लेकिन चंद बरसों बाद भी उस दारे फानी से कूच कर गए। उनके चचा भी इंतकाल फरमा गए। उसके बाद गालिब अपनी माँ की सरपरस्ती में रहे। उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन उनकी शुरुआत की तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन इतना पता है कि फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज़्ज़म के ज़रिए हुई। उन्होंने फ़ारसी की जो तालीम जो की वो मौलवी मुअज़्ज़म के ज़रिए की। मौलवी मुअज़्ज़म के मकतूब के ज़माने में ही गालिब की शायरी गोई की इब्तिदा हो गई। यानी कि उस वक़्त जिस वक़्त मौलवी मुअज़्ज़म शेर वगैरह लिखा करते थे उसी वक़्त गालिब भी अपने शेर वगैरह लिखा करते थे। 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी ख़ानदान लोहार में आलिया बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हो गई। शादी के चंद बरसों बाद उन्होंने दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनियत इख्तियार कर ली। दिल्ली में उन्होंने खासी माली परेशानियां का सामना करना पड़ा। खानदानी पेंशन, याद रखिएगा, खानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ते का तवील सफ़र, बहुत लंबा सफ़र किया, लेकिन उन्हें नाउमीदी वहाँ से हासिल हुई। उनका वो पेंशन जो ख़ानदानी था नहीं मिल पाया। जब उनका बाज़ाब्ता ताल्लुक़ किला मुअल्ला से हुआ तो हालात में कदरे बेहतरी आई, लेकिन गदर के हंगामे ने शारे बसात ही पलट दी। रामपुर के दरबार से वाबस्तगी और किला मुअल्ला से पेंशन की
باگزاشت کے باوجود وہ پریشانی ہی رہے۔ اسی علم میں 15 فروری 1969 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا۔ غالب کی جو شاعری ہے اردو میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے۔ پنج آہنگ مہر نیم و روز دست نبو، قاطع برہان درفش قاویانی، قلیات نظم فارسی وغیرہ ان کی فارسی تصنیفات ہیں۔ اردو میں مدراویل دیوان کے علاوہ مرزا کی زندگی میں ہی ان کے اردو خطوط کی 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے چھپے۔ بعد میں لوگوں نے مختلف ناموں سے ان کی بکھری تخلیقات کو اکٹھا کر کے شائع کیا۔ ان کا تخلص پہلے اشد تھا، بعد میں انہوں نے غالب تخلص اختیار کر لی۔ غالب کی طبیعت میں جدت پسندی، شروع میں انہوں نے معروف فارسی کی شاعری بیدل کی پیروی کی، لیکن بہت جلد ان کا رنگ چھوڑا اور نئی راہ اختیار کر لی۔ غالب کے خطوط بھی اردو ادب کا بیش بہار سرمایہ ہے۔ اپنے مکتوب میں انہوں نے بے تکلفانہ لہجہ اختیار کیا ہے۔ بیان کی سادگی، لہجے کی سوز اور ظریفانہ انداز بیان نے ان کے خطوط کو خاصے کی چیز بنا دی ہے۔ اس نے نہ صرف غالب کی ذہنی روش کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ ان کی شخصیات بھی نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے جب غالب کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو۔ اب ہمیں آتا ہے غالب کی شاعری کو پڑھنے کے لیے۔ یہ رہا اسد اللہ خان غالب، یہ خط ہے بے نام میری مہدی مضروب، یہ خط کا ہیڈنگ ہے۔ کہتے ہیں، ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ مستحداء العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا، اب اور کیا لکھوں؟ تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، میں فقیر نہیں جو دعا لکھوں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، لفافے کریلا کرو، مسودے کے کاغذ کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا؟ یعنی تم کو وہ محمد شاہی رویش پسند ہے، یہاں خیریت ہے، وہاں کی عافیت مطلوب ہے، یعنی کہ وہاں کی خیریت جاننا چاہتے ہیں۔ خط تمہارا بہت دن کے بعد پہنچا، جی خوش ہوا۔ مسودہ بعد اصلاح کے بھیجا جاتا ہے۔ مسودہ جو ہے یاد رکھیے گا کب بھیجا جاتا ہے؟ اصلاح کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ برخوردار میر سرفراز حسین کو دعا دینا اور دعا کہنا۔ میر سرفراز کو دعا دینا اور دعا کہنا۔ اور ہاں، حکیم میر اشرف علی اور میر افضل علی کو بھی دعا کہنا۔ لازمہ شہادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح خط بھیجتے رہو۔ کیوں؟ سچ کہوں، اگلوں کے خط کی تحریر کی یہی ظرف تھی، اور ہائے کیا اچھا سیوا ہے، اور یہی کیا اچھا سیوا ہے، جب تک یوں نہ لکھوں وہ خط ہی نہیں لگتا۔ چاہے بے آب ہے، ابر بے بارہ ہے، نخل بے میوہ ہے، خانہ بے چراغ ہے، چراغ بے نور ہے، ہم جانتے ہیں ہم زندہ ہوں، تم زندہ ہو، تم جانتے ہو ہم زندہ ہیں۔ امر ضروری کو لکھ لیا، زوائد کو اور وقت پر موقوف رکھا، اور اگر تمہارا خوشنودی اسی طرف کی طرز نگار پر منحصر ہے تو بھائی 3.5 سطریں ویسی بھی میں نے لکھی دی ہیں، کیا نماز قضا نہیں پڑھتے اور وہ مقبول نہیں ہوتی؟ خیر، ہم نے بھی وہ عبارت جو مسودے کے ساتھ لکھی تھی اب لکھ بھیجی ہے،
قصور معاف کرنا، خفا نہ ہونا۔ میر نصیر الدین ایک بار آئے تھے پھر نہ آئے، نثر فارسی نئی میں نے کہاں لکھی کہ تمہیں چچا کو یا تم کو بھیج دوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نیا فارسی کا کوئی کلام نہیں لکھا تو ہم کیوں بھیج دیں۔ نواب فیض محمد خاں کے بھائی حسن علی خاں مر گئے، یہ خبر ہے حسن علی خاں مر گئے۔ حامد علی خاں کی 1,30,000 کئی سو روپے کی ڈگری بادشاہ پر ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری اچھی نوکریاں پالی۔ کلوی داروغہ بیمار ہو گیا تھا، آج اس نے غسل صحت کیا، یعنی کہ اسے صحت مل گئی۔ باقر علی خاں کو مہینہ بھر سے تپ آتی ہے، یعنی کہ باقر علی خاں بیمار ہیں۔ حسین علی خاں کے گلے میں 2 گدور ہو گیا ہے، یعنی کہ تکلیفیں ہو گئی ہیں۔ شہر چپ چاپ ہے، نہ کہیں پھاوڑا چلتا ہے، یعنی کہ شہر بالکل خاموش ہے، اب لوگ کھیتی بھی نہیں کر رہے ہیں۔ نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑا جاتا ہے، نہ آہنگی سڑک آتی ہے، نہ ہی کوئی گھر کو اڑا رہا ہے، یعنی کہ نہ ہی کوئی لڑائی ہو رہی ہے، اور نہ ہی کچھ ہو رہا ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے۔ دلی شہر خاموشہ ہے، دلی بالکل خاموش ہو چکا ہے۔ کاغذ نمبر 11 ورنہ تمہارا دل کی خوش کے واسطے بھی اور لکھتا۔ کاغذ نبڑ گیا یعنی کہ کاغذ کم پڑ گیا، ورنہ تمہارے دل کی خوشی کے واسطے ابھی اور لکھتا، یعنی کاغذ کم پڑ گیا ورنہ اور لکھتا۔ یہ خط تھا 22 ستمبر 1861 کا، یہ غالب کا لکھا ہوا خط، یہ پہلا نمبر خط ہے۔ اب دوسرا نمبر خط ہم لوگ دیکھتے ہیں، اسد اللہ خاں غالب کا لکھا ہوا۔ یہ خط کا ہیڈنگ ہے بے نام ہر گوپال تفتہ، ایک خط ہے اور یہ ہیڈنگ ہے۔ اب دیکھیے غالب کیا لکھتے ہیں۔ رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا اٹھتا ہے، یعنی کہ مجھے معاف کرنا، میرے دلوں میں کچھ درد ہے، مجھے تکلیف ہے کچھ۔ بندہ پرور، پہلے تم کو یہ لکھا جاتا ہے کہ میرا دوست قدیم میر مکرم حسین صاحب کی خدمات میں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اب تک جیتا ہوں اور اس سے زیادہ میرا حال مجھے کوئی نہیں معلوم، یعنی کہ انہوں نے اسے مرزا اسد اللہ خاں غالب کو کسی نے خط بھیجا تھا اور اس سے حال پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا، اور جواب پہلے ایک شعر لکھتا ہے کہ رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، یعنی کہ میں تمہیں خط وغیرہ نہیں بھیج پا رہا ہوں، اس سے مجھے معاف کرو، آج کچھ درد میرے دل میں سوا اٹھتا ہے، یعنی کہ میرے دل میں کچھ تکلیف ہے، میرے دل میں کچھ درد ہے۔ تو وہی انہوں نے خط میں لکھا کہ بندہ پرور یہ خط جو ہے کہ کس کو مکرم حسین صاحب کی خدمات میں سلام کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرا حال، یہ حال مت پوچھو، میرا حال اتنا ہے کہ میں کیول جی رہا ہوں۔ مرزا حاکم علی بیگ صاحب مہر کی خدمات میں میرا سلام کہنا، اور یہ میرا شعر میری زبان سے پڑھنا۔ یہ کہتے ہیں کہ مرزا حاتم علی بیگ کو سلام کہیے گا اور میرا یہ شعر پڑھیے گا۔ شعر ہے: سطر ایما بود ورجس ایما بالغیب، یہ فارسی کا شعر۔ سطر ایما بود ورجس ایما باغیب، اے تو غائب زنجر بہر تو ایما منحشت، یہ شعر ہے فارسی کا۔ اس کا مطلب کیا ہے اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ تمہارے پہلے خط کا جواب بھیج چکا تھا کہ اس کے دوران باتیں، دن کے بعد دوسرا خط پہنچا۔ سنو صاحب، جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہوا اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے، اس کا نام عیش ہے۔ عیش اس کا نام ہے، کہتے ہیں نا عیش سے مر گیا، یعنی کہ ایک انسان کسی چیز میں
किसी चीज उसे पसंद आती है और वही करते रह गया और उसी में मर गया तो उसे ऐश कहते हैं। तुम्हारी तवज्जो मुफरत बेतरफ शेर व सुखन के तुम्हारी शराफियत नफ्स और हुस्न तबा की दलील है। भाई ये जो तुम्हारी सुखन गुश्तरी है उसकी शोहरत में मेरी भी तो नाम आवरी है। मेरा हाल इस फन में अब ये है कि शेर कहने की रविश और अगले कहे हुए अशआर सब भूल गया, मगर हाँ अपने हिंदी कलाम में 1.5 शेर यानी एक मक्ता और एक मिसरा याद रह गया है। सो गाह गाह जब दिल उलटने लगता है तब 10-5 मरतबा मक्ता ज़बान पर आ जाता है। यानी कि जब मुझे तकलीफ होता है, जब मुझे परेशानी और मुझे दिल मचलने लगता है तो हम ये जो 1.5 शतर का जो शेर है पढ़ लेते हैं। वो शेर है, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल में गुजरी गालिब, जिंदगी जब इस शक्ल में गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। जब जिंदगी इस तकलीफ में गुजरती थी तो हमें भी क्या याद रहेगा कि इतने तकलीफ होने के बावजूद भी मेरा खुदा है। फिर जब सख्त घबराता हूँ और तंग आता हूँ तो ये मिसरा पढ़ कर चुप हो जाता हूँ। ए मिर्गे नागहां तुझे क्या इंतजार है। यानी कि ये एक शेर रहा, एक मिसरा, एक मक्ता रहा, एक मक्ता ये रहा और ये एक मिसरा ये रहा। और कहते हैं कि ये ए मिर्गे नागहां तुझे क्या इंतजार है, ये कह के हम चुप हो जाते हैं और तकलीफों पे सब्र कर लेते हैं। ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और बेतबाई के गम में मरता हूँ। जो दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर उस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। अंग्रेज की कौम में से जो इस रोशिया कालों के साथ से कत्ल हुए उसमें कोई मेरा उम्मीदगार था, कोई मेरा शफीक, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा यार, कोई मेरा शागिर्द। हिंदुस्तानियों में कुछ अजीज, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, सो वह सब के सब खाक में मिल गए। एक अजीज का मातम कहना सख्त, मातम कितना सख्त होता है, जो इतने अजीजों का मातमदार हो उसको जीस्त क्यों कर न दुश्वार हो। हाय इतना यार मेरे के जो अब मरे, हाय इतने यार मरे कि जो अब मैं मरूंगा तो मेरा कोई रोने वाला भी ना होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं कि मेरी इतनी तकलीफें हैं कि इतनी तकलीफें इसलिए हैं क्योंकि अंग्रेजों ने मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जान पहचान वाले सभी को कत्ल कर दिया। अब इतने लोग कत्ल हो चुके हैं कि मैं सबको मैयत को रख दिया और अब इतने लोग कत्ल हो गए, अब बचे कोई नहीं। अगर मैं मरूंगा तो रोने वाला भी कोई ना होगा। ये अशदुल्लाह खां गालिब इस शेर में ये कहना चाहता। अगले शेर की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अशदुल्लाह खां गालिब ये खत है। अब देखते हैं, कहते हैं इस खत का जो हेडिंग है वो है बेनाम अलाउद्दीन खां अलाई। जाने गालिब याद आता है कि तुम्हारे अम्मे ना मदार से सुना है कि लगाते दसाती की फिरांग वहाँ है। अगर होती तो क्यों न तुम भेज देते। खैर आह जे मादर का दारीम अक्सर दरकार नेश्त। ये फारसी का शेर है। कहते हैं कि तुम शमरे नोर्श को उस नहाल के जिसने मेरी आंखों के सामने नसो नमा पाई है और मैं खवाह शायर नशीन इस नहाल का रहा हूँ। क्या कर तुम मुझको अजीज ना होगे। रही दीदार व अदीर इसकी दो सूरतें हैं। तुम दिल्ली आओ या लोहार व आओ।
तुम मजरूब मैं माजूर, खुद कहता हूँ कि तुम अजदर ज़नहार मसमू ना हो, जब तक ये ना समझ लो कि कौन हो और माजरा क्या है। नहीं, कहने का मतलब ये इस लाइन में गालिब कहते हैं कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मैं मानता हूँ, मगर इश्क के लिए अगर तुम कहते हो कि मेरे पास आओ दीदार कराओ, तो ये है कि तुम ही आ जाओ या हम ही आ जाए, दोनों में से एक। मगर तुम जो है बिजी हो, हम जो है माजूर हैं, हम दोनों में से कोई नहीं आ पा रहे। कहते हैं कि सुनो, आलिम दो हैं, एक आलिम अरवाह और एक आलिम आबोगुल। हाकिम इन दोनों आलिमों का वह एक है जो खुद फरमाता है लिमल्लम मलका यूमा, और फिर आप जवाब देते हो लिल्लाहिल वाहिदुल कहार। हर चंद कायदा आम ये है कि आलिम आबो गुल के मुजर्रम आलिम अरवाह में सजा पाते हैं, लेकिन यूं भी हुआ है कि आलिम अरवाह के गुनहगार दुनिया में भेजकर सजा देते हैं। चुनांचे मैं 8वें रजब सन 1212 हिजरी में रुबाकारी के वास्ते यहाँ भेजा गया। 13 बरस हवालात में रहा। 17 रजब सन 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हकीम दवाम हबस सादिर हुआ। एक बेड़ी मेरे पानों में डाल दी और दिल्ली शहर को जिंदान मुकर्रर कर दिया और मुझे इस जिंदान में डाल दिया। फिक्रे नज्म व नस्र को मुस्कत ठहराया, यानी कि मेरी गुनाह ये थी कि मैंने नज्म किया और नस्र किया। बरसों के बाद मैं जेल जाने से भागा। 3 बरस बलादे शरीका में फिरता रहा, यानी कि बियाबान जंगलों में। पायाने कार मुझे कलकत्ते से पकड़ लिया और फिर उसी हबस में भटका दिया। जब देखा कि ये कैदी गरेजा पा है तो हथकड़िया और बेड़िया दी, और पानों बेड़ी से फगार, हाथ हथियारों से जख्मदार। मुस्कते मुकर्रर और मुश्किल हो गई, यानी कि पहले एक बार मैं भागा बियाबान जंगल में, जेल से मैं एक बार भागा, और जेल जाने का कारण ये था कि मैंने शेर वगैरह गए, तो शेर के कारण मुझे जेल दिया गया। जेल में गए, जेल से भागे। जेल से भागने के बाद कई साल जंगल बियाबान में रहे, मगर फिर कलकत्ते से पकड़ा करके जेल में आ गए। उसके बाद लोगों ने देखा कि भागने वाला है, तो उसके पैरों में बहुत ज़्यादा बेड़ियाँ और ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी कि भाग नहीं पाए। ताकत एक कलम जायज़ हो गई। बेहया हूँ, हाले गुरिश्ता बेड़ी को जाविया जिंदान में छोड़ माँ दोनों हथकड़ियों के भागा, यानी कि मैं जिंदान से हथकड़ियों, जिंदान कहते हैं कहते खाने को। मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। कुछ दिन कम 2 महीने वहां रहा था कि फिर पकड़ा आया। अब अहद किया कि फिर न भागूंगा क्या, भागने की ताकत भी न रही। हकीम रहाई देखिए कब सादिर हो। एक ज़ईफ सा एहतमाम है कि इसी माह जिलहिज्जा 1277 में छूट जा। बहरे तकरीर बादे रहाई कि तो आदमी सवाए अपने घर के और कहीं नहीं जाता। मैं भी बादे नजास्त सीधा आलिम अरवाह को चला जाऊंगा। फरख आह रोज के अज खानाए जिंदान बरों, सूहे शहरे खुद अजी वादिये बिराम बरों। ये फारसी का शेर, और ये खत 8 जून 1861 गालिब के द्वारा लिखा। इस पूरे, अच्छा आप कई बार इसको नहीं समझ में रहे होंगे, इस पूरे के पूरे खत का ये मतलब है कि जब गालिब जिंदान में थे, कैद में थे,
कैद क्यों गए, कैद खाने क्यों गए, तो उसकी वजह ये है क्योंकि वो जो है शेर वगैरह लिखे, उसके बाद भागे, एक दो बार भागे, दोनों बार पकड़ा गया, फिर उसके बाद तीसरी बार जब वो कोशिश भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब मैं भाग भी नहीं सकता क्योंकि अब बुरा हो चुका। और फिर शुरुआत में जो बातें थी कि हम तुमसे इश्क करते हैं, ये ज़रूरी है, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, मगर तुम मुझे देखना चाहते हो, मगर इसे देखने के लिए या तो तुम यहाँ आ जाओ या हम वहाँ चले जाएं, मगर ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ जिंदान में कैद हैं, कैद खाने में कैद हैं। फिर वो बातें बताते हैं कैद खाने में क्यों कैद है, सारी बातें, और फिर कहते हैं आखिरी में कि यहाँ पे दो आलमी अरवाह हुआ करता है, एक आलमी अरवाह, एक आलमी बरज़ख हुआ करता है। आलमी अरवाह जहाँ रूहें रहा करते हैं, आलमी बरज़ख जहाँ पे फिर आदमी चला जाता है। तो कहते हैं कि जो इंसान आलमी अरवाह में गलती करता है उसे इस दुनिया में भेज के उसे सजा दी जाती है। तो हम भी इस दुनिया में आके शायद से कोई सजा पा रहे हैं, और सजा ये है कि हम कैद हो चुके हैं, कई बार भागे मगर फिर भी पकड़ा गए। पकड़ाने के बाद अब हम कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर छूटता है पकड़ाने के बाद तो वो सीधा घर जाता है। तो कहते हैं कि अब अगर मैं छूटा, और छूटने का उन्होंने तारीख भी बताया था कि 1277 हिजरी में वो छूट जाएंगे। तो अगर कहते हैं कि अगर मैं छूटा तो मैं सीधा छूटने के बाद मैं सीधा जाऊंगा, तो घर जाऊंगा। और घर कहाँ है वो, कहते हैं कि मेरा फिर आलमी अरवाह को मैं चला जाऊंगा जहाँ रूहें रहा करती हैं। तो ये पूरा का शेर जो असदुल्लाह का गालिब के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अल्फाज देखते हैं जो बड़े जो हमें सबक के दौरान मिले मगर हमें समझ में ना आए। तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़िए, आप इसको पढ़िएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक, क्योंकि इसके माने वहीं पे लिखे होते हैं, ये सब उसी के माने वगैरह लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस खत के माने क्या है, खत क्या कहना चाह रहा है। आप इन दोनों खत को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपने जो पढ़ा उसके बारे में कहा जा रहा है, ये पूरा भी बताया जाएगा, एक समरी दिया जाता है बेसिकली कि आपने ये चीज़ पढ़ी। उसके बाद सारे समरी आप जब पढ़ते जाइए, सब समरी में ही आता है। उसके बाद जैसे ही पढ़ते जाइएगा तो कह रहा है कि आप बताइए गालिब ने किसको कहा कि तुम मेरे हम उम्र नहीं हो। तो ये आप सवाल जवाब, ये सारे के सारे सवाल जवाब हैं, तो आप इसको खुद से चाहें तो आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, ये सारे सवाल जवाब आप खुद से लिखिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखकर आप दोबारा अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। ये सब आपके सारे सवाल जवाब हैं, यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार और पढ़िए, एक बार और समझिए, और खुद से यहाँ एक बार देखने के बाद आप खुद से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद फिर ना समझ में फिर एक बार और वीडियो देखिएगा, फिर पढ़िएगा तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।